दोनों दलों के नेता जीत का दावा करते रहेंगे। एग्जिट पोल के बाद दावों का दौर तो रॉकेट की रफ्तार से चल रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। राजस्थान में जब से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच दावों का कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखा जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि वो फिर से सरकार बनाएगी, जबकि बीजेपी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने का ऐलान कर रही है। 3 दिनों की यात्रा पर बांसवाड़ा पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने माता त्रिपुर सुंदरी के बाद प्रदेश में 125 से 150 सीटें बीजेपी को मिलने का दावा किया। रुझान अच्छे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से 5 साल में कांग्रेस के शासन में अराजकता थी, कानून व्यवस्था खराब थी, किसान जमीनों की नीलामी से त्रस्त थे, नौजवान पेपर लीक से त्रस्त थे, भ्रष्टाचार के कारण लोगों के मन में एक आक्रोश था। कुल मिलाकर राजस्थान में 5 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा और इसी अराजकता के खिलाफ राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए बटन दबाया। सतीश पूनिया की तरह बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ीलाल मीणा भी प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिलने का दावा कर रहे हैं। सीटें 120 प्लस और 130 तक पहुंच जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। और एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की है, जो पूरी राजस्थान पर जिन सीटों पे गया वहाँ रमेश मीणा हार रहे हैं, भजन लाल जी हार रहे हैं, महाराज की भी सुन रहा हूँ, प्रसादी लाल जी हार रहे हैं, सब जितने भी मंत्री हैं सब निमट रहे हैं, हार रहे हैं। इसका मतलब 95% से ज़्यादा मिनिस्टर अब की बार घर बैठ जाएंगे, जनता उनको घर बैठा देगी। कारण है भ्रष्टाचार चरम पर और जनता में आक्रोश सरकार के खिलाफ पहुंचा रहा है। एक के बाद एक बीजेपी के कई नेता जीत का दावा कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी कुछ ऐसा ही दावा करते नजर आए। एग्जिट पोल से अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता, परंतु लोगों में इच्छुकता पैदा हो गई है और इच्छुकता के कारण राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वो इस पे अपने अपने गणित लगा रहा है। परंतु मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इनसे आपस में झगड़ रही थी, भाजपा की कोई नीति नहीं थी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। 5 साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, 8-10 मुख्यमंत्री बने बैठे थे। यहाँ पर आप देखिए कि सीपी जोशी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 1 सीट जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब है, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। और यहाँ वसुंधरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व को आलाकमान ही नहीं माना तो जनता कैसे मानती है। सत्ता का सिकंदर कौन बनेगा, ये तो 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन उससे पहले दोनों ही दल खुद की सरकार बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और इससे पहले वसुंधरा राजे भारतीय भवन भी गई थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर वसुंधरा राजे ने राज्यपाल से मुलाकात की और इसकी तस्वीरें जैसे ही बाहर आई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। उन्होंने उनका फूल देकर स्वागत किया। आज सुबह से ही सीएम हाउस पर अशोक गहलोत से सीएम गहलोत को कई नेताओं ने अपनी सीट का फीडबैक दिया। डॉक्टर सीपी जोशी की भी गहलोत से मुलाकात हुई। चुनाव के बाद साथ ही अलग अलग सीटों को लेकर भी बातचीत हुई। डॉक्टर जोशी मुलाकात के बाद सीएम हाउस से निकले। सीएम गहलोत से नेताओं की मुलाकात जारी। कांग्रेस प्रत्याशियों ने मुलाकात की है।
अजमेर में एक मां ने वो किया मात्र से ही आपकी रूह कांप जाएगी। युवक के प्रेम में अंधी महिला ने अब संबंध की पोल खोल रहा था और यही बात मां को पसंद नहीं आई। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मोतीपुरा गांव के जंगल से पुलिस ने लाश बरामद की और कातिल तक पहुंच गई। महिला और सुबह के समय पे नसीराबाद के जो मुझे सूचना मिली थी कि एक 10-11 साल का बच्चा है जिसकी डेड बॉडी मिली है और उसकी लग रहा है कि हत्या की गई है। उसके आधार पे जो सदर थाना है उसकी टीम है वो मौके पे। हमारा जो पहला प्रयास रहा बच्चे की जो डेड बॉडी है उसकी शिनाख्ती का प्रयास करना। जयपुर में वाहनों के वीआईपी नंबर के लिए लोगों में क्रेज देखने को मिला। परिवहन विभाग में वीआईपी नंबरों के लिए लोगों की कड़ी प्रतिस्पर्धा है। विभाग ने कई वीआईपी नंबरों के लिए नीलामी का आयोजन किया था, जहां लाख रुपए से ज्यादा की बोलियां लगाई गई। जयपुर झालाना आरटीओ की अक्टूबर और नवंबर की रिपोर्ट ये कहती है कि 18 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक लोगों ने वाहनों के नंबरों पर लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। ये कीमत केवल वाहन मालिकों ने वाहनों के वीआईपी नंबर के लिए चुकाई। 22 नवंबर को बीके 0001 नंबर की कीमत 5,05,000 रुपए थी। अक्टूबर महीने में टॉप 10 नंबर्स में से सबसे कम कीमत 0006 नंबर के लिए चुकाई गई थी, जो कि 1,02,000 रुपए थी। वीआईपी नंबर मिलना ग्राहक की तकदीर पर निर्भर करता है। अगर ऑनलाइन वीआईपी नंबर लेने पर किसी दूसरे ग्राहक ने बोली नहीं लगाई तो तय कीमत पर नंबर मिल जाएगा। दो 2018 से पहले ये आरटीओ के लेवल पे मैन्युअली ये नंबर अलॉट किए जाते थे, कोई स्पेसिफिक नंबर। 2018 के बाद में फैंसी नंबर पोर्टल डेवलप किया गवर्नमेंट ने, उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ा और दूसरा इसमें जो फैंसी नंबर है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ गई। तो अब जैसे इस साल का अगर देखें तो 1164 अब तक फैंसी नंबर जनरेट हो चुके हैं। अप्रैल से अब 15 अक्टूबर से अब तक 1164 नंबर और उनसे 2 करोड़ और 2 करोड़ 8 लाख का रेवेन्यू और सरकार को प्राप्त हो चुका है। महिला की संदिग्ध तरीके से मौत को लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पीहर पक्ष के लोगों ने प्रदर्शन किया और साथ मौत के कारणों की जांच मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उसका पति आए दिन उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था। गुरुवार को फांसी लगने से महिला की हालत बिगड़ गई थी, बताया जा रहा था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला के मौत के बाद परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत कराया, जांच का भरोसा दिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक पिछले 1 दशक से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब 2.5 लाख से ज्यादा तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की डिमांड पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहे। शिक्षकों को मलाल इस बात का है कि हर विभाग में तबादले होते हैं, चपरासी से लेकर IAS अफसरों तक के तबादले होते रहे। ऐसे में शिक्षा देने से लेकर सरकार की योजनाओं को साकार करने से लेकर चुनावी कार्य में अपना योगदान देने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले का इंतजार है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पूर्ववर्ती सरकारों में अभी तक लंबे समय से नहीं हुए हैं और इस संबंध में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर पूर्ववर्ती सरकार के समय में कम से कम 14 बार आंदोलन तृतीय श्रेणी शिक्षक कर चुके हैं, जिसमें मेरे स्वयं के द्वारा और सूरज भान जी के द्वारा दीपावली के समय पर 4 दिन का आमरण अनशन भी शामिल है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने विभिन्न समय पर विभिन्न आंदोलन किए और सरकार ने बार बार उन्हें आश्वासन दिए कोरे कि हम आपके स्थानांतरण शीघ्र ही नीति बनाकर कर देंगे। पारस जिले में सदर थाना क्षेत्र के खैराली में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में देर रात चोरी की वारदात हुई। चोर स्कूल के कमरों के ताले तोड़कर 3 CPU, 4 मॉनिटर और 1 साउंड सिस्टम चुरा ले गए। साथ ही चोर अन्य कमरों के सामान अस्त व्यस्त कर चुके थे। घटना की जानकारी मिलने पर स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
करौली जिला मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र से मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया। इसको लेकर माली और सैनी और कुशवाहा समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया है कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसके चलते आरोपी शिक्षक के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे परिजन और माली सैनी समाज में रोष है और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। आपको बताते चले कि शिक्षक की मारपीट से सोनू सैनी गंभीर रूप से घायल है। इसको इलाज के लिए करौली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से छात्र को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। सर, मांग ये है कि हम सरकार से और प्रशासन से न्याय चाहते हैं। जिस टीचर ने बच्चे को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और अब तक प्रशासन ने उसको सस्पेंड नहीं किया और गिरफ्तार नहीं किया, तो ये दुखद घटना है। बच्चे भी स्कूल छोड़ जाएंगे इस तरह से और शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। अजमेर के आदर्श नगर इलाके में डिप्रेशन के शिकार एक 33 साल के युवक ने घर पर फंदा लगाकर जान दे दी है। जब उसकी पत्नी ने उसे पंखे से लटका देखा तो घर में हड़कंप मच गया और परिवार वालों ने आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है। अस्पताल ने घटना की सूचना पुलिस में देते हुए शव का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद शव को परिवार वालों को सौंप दिया गया। जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि एक बड़गांव निवासी कमल किशोर नामक लड़के ने फांसी खा ली है, जिसकी बॉडी चीरगढ़ जेलन पर रखी है। यहाँ पे आए हैं, यहाँ परिवादी के पिता श्री प्रकाश चंद जी सेन ने रिपोर्ट पेश की है और अज्ञात कारणों से फांसी खाई है, जिस पे पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और लाश सुपुर्द की जा चुकी है, जाँच जारी है। सीकर में कोचिंग सेंटर्स पर आकर छापे में भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ रहा है। कोचिंग संचालकों ने शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों को काली कमाई का सबसे बड़ा अड्डा बना दिया। छापों में खुलासा हुआ है कि कोचिंग सेंटर संचालक ट्रस्ट बनाकर समाज सेवा और सस्ती शिक्षा के नाम पर सरकार से टैक्सेशन में भारी रियायत ले रहे थे। कोचिंग से की गई काली कमाई के निवेश को इन ट्रस्ट की संस्थाओं के नाम पर दर्शाया गया। आयकर छापों में पहली बार कोचिंग सेंटर संचालकों के काले कारनामे बेपर्दा हुए। आयकर छापे की जानकारी दे रहे हैं जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा। सीकर में कोचिंग सेंटरों पर आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग के छापे की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग के छापों में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। आयकर विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि जो कोचिंग सेंटर संचालक हैं, उन्होंने शिक्षा के मंदिरों को काली कमाई का सबसे बड़ा अड्डा बना लिया है। जिस तरीके से कोचिंग सेंटरों में छात्रों का प्रवेश लिया जाता है और उनसे मोटी फीस वसूली जाती है, ये फीस जो कोचिंग संचालक हैं उनके द्वारा ब्लैक मनी के रूप में कन्वर्ट की जा रही है। ऐसे ही आंकड़े आयकर विभाग के हाथ लगे हैं, जिसमें जो स्कूली छात्र हैं उनको टैक्स एग्जेम्पशंस की श्रेणी में लाया जाता है, क्योंकि स्कूलों को ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड करवा रखा है। लेकिन इन स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई कोचिंग में करवाई जाती है और इन छात्रों से हॉस्टल के साथ साथ स्कूल और कोचिंग की फीस वसूली जाती है। आयकर विभाग की जांच में ये तथ्य भी सामने आए हैं कि जिस तरीके से मोटी कमाई छात्रों से कोचिंग संचालकों ने की और वो भी ट्रस्ट के स्कूलों के नाम पर, वो एक बहुत बड़ी राशि के रूप में है। आयकर विभाग की टीमें लगातार इस मामले की जांच कर रही हैं। आयकर विभाग की जांच में सबसे बड़े चौंकाने वाला खुलासा ये सामने आया है कि जिस तरीके से कोचिंग माफियाओं ने राजस्थान में आय को छुपाने का तरीका बनाया है, वो बेहद चौंकाने वाला है। संभवतः देश में पहली बार ये आंकड़े सामने आए हैं कि कोचिंग में जो है लगभग 30 से 40% जो स्टूडेंट हैं उनके डेटा को डिलीट कर दिया जाता है और वो डेटा डिलीट करने के साथ साथ उनसे कैश, रिसिप्ट और जो दूसरी चीज़ की प्राप्ति है उसको भी, उसके सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। आयकर विभाग ने सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट के जरिए जो सर्वर है उसको खंगाला है, क्योंकि सर्वर पर ही जो है ये डेटा डाला गया है और आयकर विभाग की टीमें ऐसे जो कोचिंग संचालक हैं जिन्होंने इस तरह के कारनामा को अंजाम दिया है उनकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है और सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट उस डेटा को खंगाल करके और ये तथ्य सामने लाएंगे कि किस तरीके से कोचिंग संचालक जो है
काली कमाई को छुपाने के लिए तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग ना सिर्फ आयकर के दायरे में बल्कि जो जीएसटी सीजीएसटी के दायरे में भी आती है। आयकर विभाग अब इस मामले की गहनता से जांच कर रहा है। साथ ही जिन जिन कोचिंग संस्थानों ने स्कूल के नाम पर एग्जाम्शंस में छूट ली है उसके आंकड़े भी जुटाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सनत मिश्रा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और झालावाड़ में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में चारों विधानसभा क्षेत्र की मतगणना होगी और इस दौरान मतगणना स्थल पर सुरक्षा के त्रिस्तरीय पुख्ता इंतजाम किए गए। मतगणना स्थल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को रोकने के सख्त निर्देश हैं, तो दूसरी ओर पूरी जांच पड़ताल के बाद ही प्राधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग और चेकिंग प्वाइंट बनवाए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर आलोक रंजन ने एसपी ऋचा तोमर के साथ मतगणना स्थल का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। की पूरी तैयारियां हमारे राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में कर ली गई हैं और हमारे 4 आरओ, चारों विधानसभाएं, और उसके लिए जो हमारे समस्त व्यवस्थाएं हमको करनी है, चाहे वो 3 लेवल के सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो या उसके अलावा हम अंदर काउंटिंग रूम की व्यवस्थाएं हों या फिर मीडिया के लिए कंट्रोल रूम बनाना हो, वो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उनका 2 बार मैंने भी इंस्पेक्शन कर लिया है। संभवतः ऑब्जर्वर साहब भी आज उसको वापस से देखेंगे। इसके अलावा काउंटिंग समय से हो और ज़्यादा राउंड नहीं करना पड़े, उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अधिकतम संख्याओं में काउंटिंग की जो टेबल्स होती हैं वो बनाई गई हैं, जिनमें कि ईवीएम काउंटिंग है, पोस्टल बैलेट भी इस बार थोड़े ज़्यादा हैं, तो पोस्टल बैलेट की टेबल भी कम से कम 4 या 5 रखी गई हैं रूम में, जिससे कि कम से कम राउंड्स में हमारे कोई 25 से ज़्यादा राउंड कहीं भी नहीं है। कोटा में सिटी एसपी शरद चौधरी ने आज 9 मोबाइल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर में कानून व्यवस्था की ड्यूटी के लिए पुलिस मुख्यालय से मोबाइल वाहन दिए गए हैं। किसी भी घटना, हादसा या फिर आपराधिक वारदात होने पर 112 नंबर डायल करने पर यह वाहन चंद मिनट में यहां पहुंच जाएंगे। यह वाहन शहर के अलग अलग व्यस्त इलाकों में 24 घंटे मौजूद रहेंगे। वहीं इन वाहनों में पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहेगा। सारा फर्निशिंग नंबर वगैरह जो भी था वो डलवाए गए और अभी आपके सामने 7 बोलेरो वाहन को कोटा शहर के लिए रवाना किया गया है। 2 हमें लगभग 3 महीने 4 महीने पहले प्राप्त हुई थी। कुल ये 9 वाहन 112 डायल करने पर तुरंत कोटा शहर की जनता की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। भिवाड़ी से पाकिस्तान गई अंजू आखिरकार 4 महीने के बाद भारत लौट आई हैं। वाघा बॉर्डर से अंजू पाकिस्तान से लौटी और बुधवार देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद वह हरियाणा के पानीपत और झज्जर अपने परिजनों से मिलने गई, लेकिन अभी तक अंजू भिवाड़ी नहीं लौटी हैं। अंजू के वापस भिवाड़ी लौटने पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग एंगल से अंजू से पूछताछ करेंगी। भिवाड़ी के एडिशनल एसपी दिलीप सैनी ने कहा है कि भिवाड़ी आने पर अंजू से पूछताछ की जाएगी। एडिशनल एसपी ने कहा है कि अलग अलग एंगल पर एजेंसी का काम चल रहा है। भिवाड़ी में रहने वाले पति अरविंद ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में गिरफ्तारी का प्रावधान होगा तो मामले में गिरफ्तारी भी की जाएगी। साथ ही इसके अलावा नियम अनुसार कदम उठाए जाएंगे। जो मुकदमा दर्ज कराया उसके संबंधित पति की तरफ से उसके बयान ले लिए हैं। उससे संबंधित और कोई गवाह उन्होंने पेश नहीं किए हैं। जो भी होगा उसके बयान लेंगे। इसके अलावा महिला अभी उसके यहाँ आने की कोई अधिकृत जानकारी है नहीं, और अगर वो आएगी तो उससे भी अनुसंधान करेंगे। देखिए, ये तो है कि वो पाकिस्तान जाकर के आई है, वो वैध डॉक्यूमेंट से जाकर के आई है, और अब वो आएगी यहाँ भिवाड़ी में। उसका अधिकृत रूप से आना अभी कंफर्म नहीं है। वो आएगी तो उससे अनुसंधान करेंगे उस मुकदमे में। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनीश गुर्जर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुनीश गुर्जर के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही मामले में की गई प्रारंभिक जांच को भी रद्द कर दिया गया है। तो इस वक्त की मेयर मुनीश गुर्जर को हाई कोर्ट से राहत। हाई कोर्ट ने रद्द किया मेयर का निलंबन। नए सिरे से मामले की जांच के आदेश। ये दूसरी बार है जब हाई कोर्ट से जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर को राहत मिली हो।
23 अगस्त को कोर्ट ने सरकार के निलंबन के फैसले पर जहां रोक लगाई थी, वहीं अब निलंबन के फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही प्रशासन को 1 महीने के अंदर नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट के फैसले पर मेयर मुनेश गुज्जर खुशी जताई। गई ही हूँ और माता का मुझे आशीर्वाद मिला है। मेरी हमेशा से ईश्वर में बहुत आस्था रही है और ईश्वर हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं। आज सच्चाई की जीत हुई है। न्यायपालिका पे मुझे पूर्ण विश्वास था, ईश्वर पे मेरा पूर्ण विश्वास था, लेकिन इस दुख की घड़ी में जो मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे वार्ड के लोग हैं, जिन्होंने अथाह विश्वास मुझ पर जताया, जयपुर की जनता ने मुझ पर अथाह विश्वास जताया और मेरे लिए दुआएं की, उन दुआओं का ही असर है। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि खुशी की घड़ी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में जो आपके साथ खड़े होते हैं वो आपका परिवार होता है। दरअसल मुनेश गुज्जर के निलंबन की कहानी 4 अगस्त 2023 को उनके घर पर पड़े एसीबी के छापे से शुरू हुई थी, जिसमें उनके पति सुशील गुज्जर को एसीबी ने रिश्वत लेते 2 दलालों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सुशील गुज्जर पर पट्टा जारी करने के बदले 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। कहा गया कि ये रकम मेयर मुनेश गुज्जर की मौजूदगी में ली गई है। घर की तलाशी में भी 40 लाख रुपए कैश मिलने की बात सामने आई। एक दलाल घर से 8 लाख रुपए नगद मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद 5 अगस्त को बिना जांच के मुनेश गुज्जर को मेयर पद से निलंबित कर दिया गया। मुनेश गुज्जर के पुनः निलंबन वाले मामले में हमारे द्वारा ये स्पष्ट केस कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था कि जो प्रारंभिक जांच अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, वह मुनेश गुज्जर के पूर्व निलंबन मामले में सरकार की तरफ से ओआईसी थे। ओआईसी रहते हुए ही उन्होंने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दी। जांच रिपोर्ट में उन चार्जेस में भी मुनेश गुज्जर को दोषी माना जिसकी चार्जशीट या नोटिस कभी मुनेश गुज्जर को नहीं दिए गए। इस तरीके से जो प्रारंभिक जांच अधिकारी थे वो दुर्भावना पूर्वक कार्य कर रहे थे और उनकी किसी भी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर सस्पेंशन ऑर्डर पास किया जाना अनुचित है। कोर्ट ने इस सारी बहस को और सारे डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड को देखने के बाद माना कि प्रारंभिक जांच अधिकारी जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन तक को भी लिखित बयान मानते हुए रिपोर्ट दी है, वो ओआईसी रह चुके हैं, उनके द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट वो गलत है। इसी आधार पर सस्पेंशन भी अनुचित है। सरकार ने कहा कि इसे प्रारंभिक जांच है और इसमें जो भी निष्कर्ष दिया गया है उसके आधार पर मुनेश गुज्जर की याचिका को मंजूर करना वो अनुचित होगा, सरकार की दलील। इस फैसले के खिलाफ मुनेश गुज्जर ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद 23 अगस्त को हाई कोर्ट ने ये कहते हुए निलंबन पर रोक लगाई कि सरकार प्रारंभिक जांच के बिना मेयर को निलंबित नहीं कर सकती है। 24 अगस्त को मुनेश गुज्जर ने निगम कार्यालय पहुंचकर अपना काम शुरू किया, लेकिन विभाग ने अपनी प्रारंभिक में उन्हें दोषी माना, जिसके बाद 22 सितंबर को उन्हें दोबारा निलंबित कर दिया गया। ऐसे में एक बार फिर मुनेश गुज्जर ने कोर्ट का रुख किया। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार काउंटिंग का नॉन स्टॉप लाइव पूरे 100 घंटे लगातार 200 रिपोर्टर